कि असीं समाज के हर उस वर्ग, हर उस खेतर के समर्थ विद्वान की अपने इस मंच राही ਸਰੋਤਿਆਂ नाल विचारधारक सांझ सिरजीए जो जीवन की दिशा ਅਤੇ दशा दोहां ਨੂੰ निर्धारित करने ਵਿੱਚ अहम भूमिका निभाता है। साडे अज के विद्वान वक्ता डॉक्टर चमन लाल जी समाजिक सरोकारां नाल जुड़ी अजिही शख्सियत हैं जो वर्तमान समाजिक वर्तारियां प्रति फिक्रमंदी रखने के नाल उन्होंने उसारू सेध देण दे भी समर्थ विद्वान हैं। साडा मकसद अजिहे बुद्धिजीवियों और चिंतकों के विचारों राही समाजिक चेतनता सिरजना है। आप सब वालों मिले भरपूर सहयोग और उत्साह ने सानू इस दिशा में अपनी निरंतरता बनाई रखने लई ताकत ते हिम्मत दी है। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम की अगलेरी कार्रवाई चलाने लई मैं जर्नलिज्म के मैडम डॉक्टर कुलदीप कौर जी को सदा देना कि आउण ते मंच ते अगलेरी कार्रवाई चलाओ। मैडम कुलदीप, सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आदरणीय प्रिंसिपल साहबान, प्रोफेसर चमनलाल जी और यहाँ पे मौजूद सारे अध्यापक साहबान और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब हम इस लेक्चर को ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रहे थे तो हमारे दिमाग में 2-3 बातें बहुत स्पष्ट थी कि हम इस लेक्चर के जरिए बेसिकली किस कंसेप्ट्स के साथ या पर्सपेक्टिव के साथ आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगी थी जब हम इसका टॉपिक तय कर रहे थे, रोल ऑफ प्रेस इन फ्रीडम स्ट्रगल, तो उसमें जो सबसे पहली बात मेरे दिमाग में आई कि एक तो इतने लंबे समय तक इतने अच्छी तरह से एक आजादी के आंदोलन को सस्टेन करना, इतने लंबे दौर तक 1857 से लेकर 1947 तक, वो कौन सी चीजें थी, वो क्या ताकत थी जिसने इस आंदोलन संग्राम को जिंदा रखा। तो सबसे पहले ये बात मेरे माइंड में आई। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट था वो था कि उस दौर में न्यूज़पेपर निकालना था कैसा। क्या वो आज की तरह था कि जिसके पास भी पैसा है वो अपना न्यूज़पेपर या मीडिया हाउस शुरू करे और अपनी पसंद के प्रोग्राम प्रसारित करना शुरू कर दे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि उस टाइम जो हालात थे दैट वाज लाइक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। तो उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट का जितना कंट्रोल था प्रेस पे और अखबारों की छपाई पे, उसको देखते हुए बहुत ही अजीब लगता है कि इन लोगों ने किस किस हालात से किन किन चीजों से लड़ते हुए इन न्यूज़पेपर्स को जारी रखा, बहुत सालों तक लिखा, लगातार लिखा और ऐसे मुद्दों पे लिखा जिन पे उन दिनों में बात करनी भी बहुत जिस तरह से कहते हैं ना कि देशद्रोह माना जाता था। और थर्ड पॉइंट जिस पे मुझे बहुत फख्र महसूस होता है जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ, वो है इन अखबारों में छपने वाला कंटेंट। वो क्या छापते थे ये न्यूज़पेपर। अगर आप कभी गूगल पे जाके आनंद विहार पत्रिका, गदर न्यूज़पेपर, कीर्ति न्यूज़पेपर या फिर इवन केसरी के कुछ इश्यूज निकाल के पढ़ोगे तो आपको यू विल बी सरप्राइज्ड के उस टाइम उनका जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी उसके बारे में उनकी किस तरह की अंडरस्टैंडिंग थी, जो पूरे वर्ल्ड में आर्थिक असमानता को लेकर जो उस टाइम इंडिया में सामाजिक मुद्दे थे, कास्ट का क्वेश्चन इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट है, उसके अलावा जो अलग अलग डिवीजन थी सोसाइटी में, हिंदू मुस्लिम का जो आपस में उनकी जो सॉलिडारिटी का मसला था, तो उसके बारे में कैसे न्यूज़पेपर्स ने बार बार लिखा और कैसे जो रीजनल डिस्पैरिटीज को कैसे एड्रेस किया। और एक बात जो मुझे बार बार बहुत मतलब उस पर हम बार बार उस पर फख्र कर सकते हैं कि जो मेन स्ट्रीम प्रेस था उस टाइम, जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, उसकी बजाय जो छोटे छोटे न्यूज़पेपर थे, चाहे वो बंगाली में थे, चाहे वो मराठी में थे, चाहे वो इवन मद्रास कोरियर जैसे न्यूज़पेपर जो चेन्नई से निकलते थे, जहाँ फिर छोटे छोटे पंजाबी न्यूज़पेपर, उन्होंने कैसे मेन मुद्दों के साथ जो नेशनल मूवमेंट का जो उसकी कॉन्शियसनेस थी उसको कैसे उसके साथ लोगों को जोड़ा, वो बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल काम था उनका। और थर्ड एक जो लास्ट जो पॉइंट मुझे बहुत इम्पोर्टेंट इसमें लगता है
कि आज जब हम मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसके बारे में हम इतिहास के उस दौर से क्या सीख सकते हैं। उन अखबारों ने ऐसा क्या एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में एक मल्टी डिमेंशनल नैरेटिव जो उन्होंने खड़ा किया है, उसका आज के दौर में क्या इंपॉर्टेंस है, आज हम उनको कैसे याद कर सकते हैं, जब उनको कैसे याद करते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैं चाहती थी कि हमारे आज के लेक्चर में हम लेके आए। और एक मैं सारे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप सिर्फ पैसिव लिसनर ना बने, आप सर से क्वेश्चन भी करें बाद में, और जो लोग ऑनलाइन उससे जुड़े हुए हैं वो प्लीज चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन हमें सेंड करें ताकि हम उनको एड्रेस कर सकें। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रिंसिपल सर और शैलेंद्र मैम, जगदीप मैम और गुरदीप सर के प्लीज चीफ गेस्ट को मोमेंटो और एक प्लांट देके सम्मानित करें। Thank you very much, sir. हमारी इस खूबसूरत रस्म के बाद अब मैं विनती कर रही हूँ प्रिंसिपल डॉक्टर खुशविंदर कुमार जी को कि वो मंच पे आए और जो हमारा आज का सब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करें। A very good afternoon to all present, actually and virtually. Colloquium, a series of lectures, भावें काफी लंबे अरसे तो, जहां अगर मैं कहा कि मुल्तानी मल मोदी कॉलेज जदों तो होंद चाया लेक्चर्स ते संवाद इसका खासा रहा। इसनूं बरकरार रखने लई इस पेंडेमिक दे दौर दे विच भी असी इस गल तो पूरी तरह सजग सी। असी साडे कॉलेज दे मिशन ते विजन ते पूरी तरह स्टैंड करते हुए वो विजन जिहड़ा अफोर्डेबल एजुकेशन की गल करता है, क्वालिटी एजुकेशन की गल करता है, सस्टेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट की गल करता है, असी उस ते खरे उतरन की पूरी कोशिश की। इसे कोशिश सदका विद्यार्थियों के बिना कोई बोझ पाया सब असी सारा कैंपस सिर्फ वाईफाई ही नहीं किया, सारियां लैब्स ते 67 साडे सारे क्लासरूम्स वर्चुअल क्लासेस दे लई उपयोग कीते इस समय दे दौरान। ते उसका रिजल्ट सानू इस रूप च मिलिया कि साडे विद्यार्थी बड़ी जल्दी जदों अजे लॉकडाउन शुरू होया सी यूजीसी ने 21 मार्च को साढ़े 24 मार्च तक सारे विद्यार्थी साढ़े इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जुड़ चुके सी। तो उस अगली गल ये सी कि असीं वो संवाद वो एक्सटेंशनल लर्निंग जिहड़ियां एक जरूरी हिस्सा हुंदियां ने हायर एजुकेशन दा उसनूं भी उस तरह रखिए। तो लेक्चर्स भी समय समय ते करवाते रहे, वैबीनार्स होंदे रहे, पर सोशल साइंसिस नूं लैके एक लेक्चर सीरीज जो साडे स्टाफ द्वारा सुजैसट की गई उहदे अंडर कलैक्यूम की शुरुआत की ते उस सीरीज दे अंडर अज ये दूजा लेक्चर है। पहले लेक्चर दे विच दिल्ली यूनिवर्सिटी तो
बल्कि मैं कहा कि चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा साडे पहले स्पीकर सी प्रोफैसर जगवीर सिंह। अज प्रोफैसर चमन लाल जी लंबे समय तो इस समय नूं मैं उड़ीक रहा सी कि ये साडे कोल इत्थे आउण ते अपने विचार साझे करन। जदों टॉपिक की गल चली असी आज़ादी दे जश्नां दे समय च है तां टॉपिक जो मन दे विच आया डॉक्टर कुलदीप तुहाडे नाल साझा कर चुकी है रोल ऑफ प्रेस इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तां निरसंदेह जो पहले एक दो नाम विचार चाहे उन्हां चों पहला नाम प्रोफैसर चमन लाल जी का सी जिन्हां ने साडी रिक्वेस्ट नूं मंनदिआं इत्थे आउणा मंजूर कीता है ते अज असीं ये लैक्चर ब्लेंडेड मोड दे विच सामने लंबे अरसे तो बाद डिस्टेंसिंग मेनटेन करदे हां। साडे 70-80 अध्यापक ते विद्यार्थी बैठे ने। हुण तक मेरे ख्याल प्लेटफॉर्म के उपर भी इन्ने ही साडे कोल बाहरों जुड़ चुके ने। मैं पैसा साहब नूं मुल्तानी मल मोदी कॉलेज आउण ते साडे विद्यार्थियों वालों फैकल्टी वालों मैनेजमेंट वालों ते अपने वालों जी आया कहना। मैं एक दो गल्लां जरूर साझियां करनियां चाहूँगा इस तो पहला कि विद्वान वक्ता उन्हां दी अथॉरिटी है। मैं सोशल साइंसिस का विद्यार्थी नहीं हाँ, पर आज़ादी का हर कोई विद्यार्थी है जो साह लैंदा। जो इस धरती ते पैदा होया है वो आज़ादी ते आज़ादी का फलसफा ते आज़ादी की हिस्ट्री जानना मेरा ख्याल उस लई बुनियादी जरूरत है ते उसनूं जानना चाहिए। खासकर वो जो असी आज़ाद देश दे विच पैदा हुए हैं शायद असी उन्हां हालातां नूं उन्हां दुश्वारियां नूं उन्हां चैलेंजिस नूं उस ढंग नाल उस शिद्दत नाल तां नहीं समझ सकते, पर जिस भी शिद्दत नाल असी समझिए साडे लई समझना बड़ा जरूरी है। जो जिक्र हल्का जिहा डॉक्टर कुलदीप कर गई है 1857 दा गदर मेरा ख्याल तुसी सारियां ने हिस्ट्री च पढ़िया है, असी सारियां ने पढ़िया है। असी उन्होंने कला गदर कह के उन्नी चीज पढ़ते हैं उहदे अगे पिछे जो पढ़ोगे तो ना तो वो अचानक गदर बन गया ना वो अचानक खत्म हो गया। जो उस वर्तारे नूं तुसी निरंतर देखते हो तो वो एक जन आवाज बनती है, एक जन अंदोलन बनता है। तो जो भी कोई अंदोलन जन अंदोलन बनता है तो वह जन समूह दे विच जनता दे विच लोकां दे विच जाना बड़ा जरूरी है। तो वो विचार वो थॉट जिसनों कोई 2 4 5 7 10 बंदे अगे होके तोड़ते हैं वो लोगों के विच प्रोग्राम के रूप दे विच किवें जांदा है उस दे विच मेरा ख्याल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। मीडिया सदी मुताबिक भावें बदलता रहा, अज के समय का मीडिया बड़ा वखरा है। जे तुसीं इहनूं चंगी तरह समझना है तो मेरा ख्याल जे मैं गलत नहीं तो हांगकांग दे विच शायद 1.5 या 2 साल पहला जिस तरह का कुछ होया सी उहदे च किस तरह इलैक्ट्रॉनिक मीडिया किस तरह नाल यूज होया, किस तरह नाल उहदे ते गवर्नमेंट ने अख रखी, किस तरह नाल जो लोग मोबिलाइज हो रहे सी उन्होंने अपनी स्ट्रैटजीज बनाईयां। ये अज दी सदी का दौर है। जदों असीं 19वीं सदी की गल करते हैं 1857 च अचानक जो इंट्रोडक्शन दे विच गल करी कि वो एक अनडिक्लेयर्ड एमरजेंसी बनना सी कि वो अचानक बन गया। शायद अज पैसा तुहाडे सामने ये गल जरूर रखणगे किहड़े वो एक्ट सी, किहड़े वो कानून सी, किहड़ियां पाबंदियां सी जिहड़ियां प्रेस की आज़ादी ते प्रेस दे विच आज़ाद विचारधारा ते पाबंदियां लाउंदियां चलियां गईयां। तो पाबंदियां कदों अचानक हौली हौली सानू आम लोकां नू साडा गल घुटदियां महसूस हुईयां तो उस समय शायद गदर जो कोई स्ट्रगल अपने प्रखर रूप दे विच सामने आउंदी है। मैं 2-3 गल्लां क्योंकि जदों किते रैफरेंस आउंदा है पंजाब दे विच गदर अखबार का असीं नाम बार-बार पढ़दे हैं। इसी तरह बंगाल का जिहड़ा सी जे मैं मेरा ख्याल सही कोट करा तो वो अमृत बाजार पत्रिका सी जिसते सब तो पहला
ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਹੋਰਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਬੂਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਵਰਗੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਸਫਰਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਜਾਊ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਸਲੋਗਨਸ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰਤਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਪੋਸਟਰਸ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰਤਾ, ਡੱਬ 'ਚ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਪਿਸਤੌਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਤਾ, ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਓਰੀਜਨਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਓਰੀਜਨਲ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਹ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੜੀ ਤਿਲਕਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਛਤਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟ ਬਾਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੰਬਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਸਿਰਜਣ ਤੱਕ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਡ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ, ਹਿੰਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਡ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਸਰ। शुक्रिया प्रोफेसर कुलजी।
आदरणीय प्रोफेसर चमनलाल जी, प्रिंसिपल डॉक्टर खुशविंदर कुमार जी, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर शैलेंद्र सिद्धू जी, अध्यापक साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आज के भाषण के विद्वान वक्ता प्रोफेसर चमनलाल जी को आप सबसे परिचित करवाते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है। प्रोफेसर चमनलाल सेवानिवृत्त प्रोफेसर और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में भारतीय भाषा केंद्र के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। वर्ष 2020 में आपने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में भाषा संकाय के डीन के रूप में कार्य किया। सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा में 1 वर्ष के लिए तुलनात्मक साहित्य केंद्र के प्रोफेसर कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। वर्तमान में ये दिल्ली अभिलेखागार एनसीटी दिल्ली सरकार के भगत सिंह अभिलेखागार और संसाधन केंद्र में मानद सलाहकार हैं। ये 2016 से 20 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के कुलपति द्वारा मनोनीत फेलो थे। इन्होंने वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय के सेंट ऑगस्टिन परिसर में हिंदी चेयर पर विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी भाषाओं में इन्होंने 60 से अधिक पुस्तकों का लेखन, संपादन और अनुवाद किया है। इनकी कुछ पुस्तकों का मराठी, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली और उर्दू भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। भारतीय साहित्य का अनुवाद और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आंदोलनों का इतिहास इनकी रुचि के मुख्य क्षेत्र हैं। इन्होंने भारतीय क्रांतिकारी भगत सिंह और क्रांतिकारी पंजाबी कवि पाश पर इनकी पुस्तकों के लिए जाना जाता है। साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार प्राप्त प्रोफेसर चमनलाल को साहित्य अकादमी से अनुवाद के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। प्रोफेसर चमनलाल ने मोनाश विश्वविद्यालय मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, डोंगुक विश्वविद्यालय बुसान कोरिया, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट उत्तरी आयरलैंड, द अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज वियतनाम और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय सेंट ऑगस्टिन परिसर त्रिनिदाद और टोबैगो सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हैं। भारत सहित इन्होंने अमेरिका, कनाडा, मॉरिशस, पाकिस्तान और सूरीनाम में भी व्याख्यान दिए हैं। इन्होंने भारत और विदेशों में भगत सिंह पर 150 से अधिक विशेष व्याख्यान दिए हैं। इनके नवीनतम प्रकाशनों में द भगत सिंह रीडर, अंडरस्टैंडिंग भगत सिंह और भगत सिंह संपूर्ण लेखन 4 खंडों में उल्लेखनीय पुस्तकें हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रोफेसर चमनलाल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उच्च कोटि के विद्वान हैं। ऐसे सुधी विद्वान का हमारी संस्था में आना संस्था के लिए बहुत ही गौरव की बात है। समुच्चा मोदीकाल के परिवार इन्हें शुभकामनाएं भेंट करते हुए इनके आज के भाषण से बहुत कुछ ग्रहण करेगा। मैं थोड़ा सा, क्योंकि प्रोफेसर चमनलाल हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं और हम इन्हें अखबारों के माध्यम से पढ़ते रहे हैं, इनके ज्ञान के साथ रहे हैं, तो लगातार इनके जो पेपर थे वो इंग्लिश ट्रिब्यून में छपते थे भगत सिंह पर। उन्हें हमें देखकर गर्व होता था कि हमारे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, ये मेरा थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा कि जिस समय मैं यूनिवर्सिटी में गया उस समय वो जेएनयू में चले गए, लेकिन अपने सीनियर्स से उनके बारे में जो कुछ सुना था तो मुझे लगता रहा कि अगर 1-2 साल वो और यूनिवर्सिटी में रुकते तो हम भी उनसे पढ़ सकते। तो वो आज अधूरी इच्छा मुझे लगता है कि मेरी पूरी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अगली कार्रवाई के लिए मैं प्रोफेसर कुलदीप को आमंत्रित करता हूं। एक रिक्वेस्ट है, जो लोग हमसे यहाँ पे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो कृपा करके चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिखेंगे। सर के लेक्चर के दरमियान भी लिख सकते, उसके बाद भी हम उनको एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो चैट बॉक्स जरूर यूज करें। अब मैं भी बहुत सारा टाइम ना लेते हुए रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर चमनलाल जी को कि वो आए और आज का जो हमारा खास भाषण है वो सुने।
प्रिंसिपल डॉक्टर खुशविंदर कुमार जी, उनके कोलीग्स और इस हाल में उपस्थित बहुत सारे विद्यार्थियों, आप सबको, क्योंकि हम 14 अगस्त को ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आज़ादी के दिन की शुभकामनाएं और उसका अभिनंदन मैं करता हूँ। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले, चूंकि मुझे अच्छा लगा कॉलेज में आना, और शायद इतने साल से 1985 से 2005 तक 20 साल में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में ही रहा, लेकिन अजीब संयोग है कि कभी मोदी कॉलेज आना नहीं हुआ। तो पहली बार आया हूँ कॉलेज, तो कॉलेज की प्रतिष्ठा बहुत है, मैंने सुना भी कॉलेज के बारे में हमेशा है। तो मैं यहाँ के विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर पे यहाँ की लाइब्रेरी के लिए अपनी 2 किताबें चाहूँगा कि प्रिंसिपल साहब मुझसे स्वीकार करें। एक भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज है और एक गदर पार्टी नायक करतार सिंह सराभा है। प्रिंसिपल साहब ने तो दस्या सी कि कॉलेज की लाइब्रेरी भगत सिंह दी किताबां हैगियां ने, लेकिन शायद भगत सिंह दी कहानियां बारे थोड़ी ज्यादा दिलचस्पी रहिंदी है, ते भगत सिंह दे विचारां बारे उन्नी ज्यादा दिलचस्पी नहीं रहिंदी। ते चंगी गल है कि भगत सिंह दे विचारां तो जानू हो, उन्हां दे विचारां तो ही तुहानू उन्हां दी कहानियां दी भी सार्थकता लगेगी। संयोग ही है कि ये प्रोग्राम मोदी कॉलेज के जर्नलिज्म मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट वालों करवाया जा रहा है, और इंसीडेंटली जिहड़े मेरे जिंदगी के काम ने वो काफ़ी बहुरंगे ने, उन्हां च 1.5 साल तक मैं जनसत्ता अखबार का सब एडिटर भी रहा। तो जर्नलिज्म नाल मेरा सीधा रिश्ता है। तो जदों मैं 2002 तो 2004 तक हिंदी डिपार्टमेंट का हैड रहा इत्थे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाले, जे जान तो पहला रुपिंदर गल कर रहे थे, तो मैं 2 नेशनल सेमिनार करवाए थे। एक यशपाल ते करवाया से जिहड़े हिंदी दे बहुत वड्डे नामकार ने, दूसरा हिंदी पत्रकारिता ते करवाया से, हिंदी पत्रकारिता विविध आयाम। तो ये किताब की कापी मेरे को एक्स्ट्रा नहीं सी, तो मैं इतनी लाइब्रेरी वास्ते लेके आऊँगा। ये पंजाबी यूनिवर्सिटी ने ही छापी हुई किताब ने, यशपाल ते भी ये प्रोसीडिंग्स ही ने उन्होंने सेमिनार दिया। तो इस क्योंकि तुसी काफ़ी सारे जर्नलिज्म स्टूडेंट होंगे थे, तो ये प्रभाष जोशी ने उस वेले इनॉग्रल एड्रेस दिता सी, तो काफ़ी उस वेले दे जिहड़े मन्ने परमन्ने पत्रकार सी वो इस दे विच शामिल हुए सीगे। ते एक परचा उन्हां चों भगत सिंह एक पत्रकार दे रूप विच, ये भी इस किताब दे विच शामिल है। मुझे चूंकि मैं इसलिए हिंदी में शिफ्ट कर रहा हूँ, अगर खाली ऑफलाइन प्रोग्राम होता तो शायद मैं आपसे पंजाबी में ही बातें करता, लेकिन क्योंकि जूम पे ऑनलाइन चल रहा है तो शायद कुछ लोग नॉन पंजाबी जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं प्रोग्राम से, तो उनकी सुविधा के लिए मैं इसे हिंदी में शिफ्ट कर रहा हूँ। और चूंकि आज हम बात कर रहे हैं द रोल ऑफ प्रेस इन फ्रीडम स्ट्रगल, तो हमारे देश की आजादी के संग्राम में जिन पत्रकारों ने शहादत दी, हम लोग अपने राजनीतिक शहीदों को तो याद करते हैं, कई बार जो हमारे पत्रकार शहीद हैं उनको उतना याद नहीं करते। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा।
उनके बारे में थोड़ा सा बता के मैं ये चाहूंगा कि हम बाद में जब मैं आपको बता दूं उनके बारे में तो 1 मिनट के लिए उनकी याद में, उनकी श्रद्धांजलि में, क्योंकि आजादी के दिवस पर हम ये कर रहे हैं, तो 1 मिनट का खड़े होकर मौन रखिए। अभी मैं पहले बता दूं कि किन के बारे में बात कर रहे हैं। पहला नाम है मिर्जा मोहम्मद बाकिर। मिर्जा मोहम्मद बाकिर 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, जिसको अंग्रेज गदर कहते थे और जिसको गदर पार्टी ने इज्जत देने के लिए अपनी पार्टी का नाम ही या अपने अखबार का नाम ही गदर रखा था। तो अंग्रेजों के लिए वो अपमान की चीज थी और हमारे लिए सम्मान की चीज थी। तो उस वक्त 2 अखबार थे जो बहुत मशहूर भी थे और उस आजादी संग्राम को कहना चाहिए कि हिंदुस्तानियों की आवाज बन रही थी। एक अखबार था पयामे आजादी। तो पयामे आजादी हिंदी उर्दू दोनों में निकलता था और उसके अजीमुल्लाह खान ने उनको निकाला था और उसके संपादक जो थे बेदार बख्त बहादुर शाह जफर, जो हमारे हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह थे और 1857 की संग्राम के वो हीरो थे। उनके नेतृत्व में ये 1857 का आजादी का संग्राम लड़ा गया था आखिरी बादशाह के नेतृत्व में। तो उनके वो ग्रैंडसन थे। एक दूसरा अखबार था जो पहले 1837 में निकला उर्दू में, दिल्ली अखबार नाम से। बाद में 1840 में उसका नाम बदल के दिल्ली उर्दू अखबार हो गया। उसके एडिटर थे मिर्जा मोहम्मद बाकिर। मिर्जा मोहम्मद बाकिर ने जब 1857 की लड़ाई चल रही थी, उस वक्त उस अखबार का नाम, उसके जो आखिरी 10 अंक निकले, उस अखबार का नाम उन्होंने जफर अखबार कर दिया। मैंने बहादुर शाह जफर के नाम पे, क्योंकि हमारे वो एक तरीके से नेता थे आजादी संग्राम के उस वक्त, तो उनका जफर अखबार कर दिया। 13 सितंबर 1857 को उसका आखिरी अंक जो है वो दिल्ली उर्दू अखबार का निकला। लेकिन उस वक्त हार चुका था संग्राम हमारा। 20 सितंबर 1857 को 1858 को 57 को मैंने अंग्रेजों का दिल्ली पर दोबारा कब्जा हो गया था। हालांकि आजादी की लड़ाई 1858 तक जगह जगह चलती रही थी। तो 16 सितंबर 1857 के दिन दिल्ली में खूनी दरवाजे के सामने, आप लोगों को खूनी दरवाजे का पता नहीं है, खूनी दरवाजा वो जगह है दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के सामने, और उसके सामने ही शहीद पार्क है जहाँ पे भगत सिंह और तीनों शहीदों के बुत लगे हुए हैं, सुखदेव राजगुरु के, और अखबारों के दफ्तर, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, इन सब के बीचों बीच जो है उस सड़क पे खूनी दरवाजा है। उस खूनी दरवाजे का नाम इसलिए पड़ा कि बहादुर शाह जफर के 2 बेटों का सर कलम करके, सर काट के वो बहादुर शाह जफर को भेजा था। उस वक्त के जो हडसन था फौजी अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी, उसी जगह जिस जगह उनका सर काटा गया था, एक तोप के सामने मिर्जा मोहम्मद बाकिर को बांध के तोप से उड़ा दिया गया था। एक हमारे पत्रकारिता के आजादी संग्राम के एक तरीके से सबसे पहले शहीद मिर्जा मोहम्मद बाकिर। दूसरा नाम जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी भले ही कांग्रेस के नेता रहे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन
उनका ज्यादा नाम इसलिए है क्योंकि वो कानपुर से प्रताप अखबार में, वो प्रताप अखबार जिसमें भगत सिंह ने काम भी किया और लिखा था, और उस प्रताप अखबार में हिंदुस्तान के जितने आंदोलन थे, आजादी से जुड़े हुए किसानों के आंदोलन, दूसरे आंदोलन, भगत सिंह का आंदोलन, इन सब की खबरें और रिपोर्टें छपती थी। और भगत सिंह 1923 में जब पहली बार कानपुर गए तो वो प्रताप में ही काम करते थे, और उनका 1926 का लेख होली के दिन रक्त के छींटे, ये प्रताप अखबार में ही छपा है बलवंत नाम से। बलवंत नाम से वहां पे काम करते थे। वही गणेश शंकर विद्यार्थी जिन्होंने अपनी जिंदगी में भगत सिंह का बहुत ख्याल रखा, और यहाँ तक कि उनको बाद में शादीपुर गांव में, जो अलीगढ़ जिला में एक छोटा सा गांव था, जो नेशनल स्कूल खुले हुए थे, तो उस नेशनल स्कूल का हेडमास्टर बना के, क्योंकि तो पुलिस की निगाह उनके ऊपर ज्यादा होने लग गई थी, तो वहां पे भेज दिया था हेडमास्टर। तो भगत सिंह ने जिंदगी में पत्रकारिता भी की है, अध्यापन भी किया। आप लोग सिर्फ उनको एक शहीद के रूप में जानते हो, लेकिन वो शहीद से आगे बढ़ के बहुत कुछ थे। खैर, तो उन गणेश शंकर विद्यार्थी 23 मार्च को भगत सिंह की शहादत के बाद जो बहुत कई जगह दंगे हुए, तो 25 मार्च 1931 को उन दंगों में गणेश शंकर विद्यार्थी भी हिंदू मुस्लिम दंगे को रोकने के उसमें शहीद। मिर्जा मोहम्मद बाकिर भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े समर्थक थे, और गणेश शंकर विद्यार्थी भी, उन्होंने अपनी कुर्बानी ही उन सांप्रदायिक दंगों को रोकते हुए 25 मार्च को दी। तो मैं अब चाहता हूं कि जब आप उनके बारे में जान गए, आपके मन में खुद उनके प्रति शायद श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ होगा, तो इसलिए अब हम 1 मिनट के लिए खड़े होकर मिर्जा मोहम्मद बाकिर और गणेश शंकर विद्यार्थी को हम अपनी श्रद्धांजलि भेंट करें। कल में हम अब इन दोनों पत्रकार शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद अब मैं विषय के ऊपर आता हूं। देखिए, हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में 1757 में हुआ। 1757 में से लेके 1858 तक 101 साल तक अंग्रेजों ने यहां एक प्राइवेट कंपनी के रूप में राज किया। एक प्राइवेट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की एक प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट इंडस्ट्रियल कंपनी। जैसे आजकल आप कारपोरेट्स देखते हो, रानी अंबानी, तो वैसे ही कंपनी थी। जैसे रानी की कंपनियां, तो वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी ने इस बात को अंडरलाइन करके समझना जरूरी है। जब हम बार बार अंग्रेजों का राज, अंग्रेजों का राज, अंग्रेजों का राज कहते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि 101 साल तक इस मुल्क पे अंग्रेजों का सीधा राज नहीं था, ब्रिटिश सरकार की हुकूमत नहीं थी। एक प्राइवेट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी,
जो हिंदुस्तान में व्यापार के लिए आए थे। बादशाह जहांगीर के वक्त में 1600 ईस्वी के आसपास, और धीरे धीरे किस तरीके से उसने पूरे मुल्क के छोटे छोटे राजाओं को अपने कब्जे में करके किस तरह से एक प्राइवेट आर्मी, कोई उसकी सरकारी फौज नहीं, उसकी अपनी एक प्राइवेट आर्मी थी। और उस प्राइवेट आर्मी से, ये ठीक है तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट का था, लेकिन इट वॉज ए प्राइवेट कंपनी। और उसी वक्त उसके थोड़े बहुत कानून जो बनाते थे उसके ऊपर थोड़ा सा अंग्रेज पार्लियामेंट अपना करती थी, निगाह रखती थी। लेकिन उसी कंपनी ने 1757 में हिंदुस्तान के, जो खासतौर पे कलकत्ता हिंदुस्तान की राजधानी था, और पूरे मुल्क में सिर्फ 2-3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, बम्बई प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी। इन्हीं 3 प्रेसिडेंसी में पूरा हिंदुस्तान सिमटा हुआ था। उस वक्त सिराजुद्दौला को हरा लॉर्ड क्लाइव के जमाने में 1757 में, तो सिराजुद्दौला को हरा के, जिसमें जो आप नाम आजकल सुनते हो, हर सोसाइटी में हम लोग गद्दारों के नाम जानते हैं। जब किसी गद्दार को गद्दार कहना होता है तो हम उसको गद्दार ना कह के उन गद्दारों के नाम से कह देते हैं। तो हमारे ही अपने मुल्क के गद्दारों जैसे उस वक्त मीर जाफर, तो मीर जाफर को जैसे आजकल किसी को गद्दार कहना होता है तो हम उसको मीर जाफर कहते हैं, ये मीर जाफर। तो किस तरीके से मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलके अपने ही मुल्क को हरवा के वहां पे अंग्रेजों का राज करवाया। तो ये थोड़ी सी मैंने बैकग्राउंड के रूप में आपको ये बात रखी है कि खासतौर पर स्टूडेंट्स को इस बात को जरूर समझना चाहिए कि किस तरीके से कंपनी राज और आज के जमाने में कारपोरेट राज। आज के जमाने में जो किसानों को सबसे बड़ा डर लगा वो कारपोरेट राज से लगा, वो सरकारी राज से नहीं लगा, क्योंकि अडानी अंबानी की कंपनियां उनकी जमीनों को छीन के वो अपने वो उसमें डालना चाहती है, इसलिए उसको अडानी अंबानी कारपोरेट्स कहते हैं। तो कारपोरेट्स और कंपनी एक तरीके से ये मुल्क के लोगों के लिए खतरा कर जाती है। तो उसके 1757 के बाद जो हिंदुस्तान में वेस्ट का प्रभाव होना शुरू हुआ, क्योंकि इंग्लैंड गोरे लोगों का मुल्क था, वेस्टर्न एजुकेशन थी वहां पे। पूरी दुनिया में अगर अखबार वगैरह शुरू हुए हैं, वैसे तो उसका इतिहास में बहुत पुराना नहीं है, तो मुश्किल से 1560 के आसपास जब कहीं प्रेस का इजाद, माने कागज और वो सब उसके बाद बनी। और हिंदुस्तान में पहला अखबार 29 जनवरी 1780 में जेम्स हिकी ने निकाला था, बंगाल गजट। वो बंगाल गजट जो है वो 2-1 साल तक चला था, हालांकि वो येलो पेपर, मैंने अभी भी साइनाथ का भाषण हुआ था हिंदुस्तान के प्रेस के बारे में ही कि किस तरह से मीडिया सरोकारों से खाली है। तो उसमें उसने साइनाथ ने ये बात कही थी कि वो असल में इंडियन नेशनलिज्म का अखबार नहीं था, हालांकि उसको काफी सजा हुई थी जेम्स हिकी को, लेकिन बेसिकली येलो अखबार जैसे पटियाला से बहुत करते हैं, पूरे सब जगह बहुत करते हैं कि जिसमें स्कैंडलस खबरें छपती। तो वो उस वक्त के वायसराय ने, लेकिन फिर भी उसका उसने ये निकला, उसका नतीजा ये हुआ कि सबसे पहला, मैंने चाहे हिकी का अखबार स्कैंडलस ही क्यों, लेकिन उसको सजा देने के लिए कि उसके बाद से और बहुत सारे अखबार निकलने शुरू हुए। तो 1799 में मैंने, आप देख लीजिए कि अखबार निकलने के 19 साल बाद पहला प्रेस एक्ट जो है वो बन गया था। तो वो प्रेस एक्ट जो है उसका नाम था सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट। तो ये मैंने 1799 में बन गया था, अखबार निकलने के 20 साल के।
पहला अखबार निकला और पहले अखबार के 20 साल के अंदर ही सेंसरशिप लागू हुआ। तो ये अंग्रेजों के जमाने का था। लेकिन उसके बाद हम अगर देखें तो 2-3 हिस्सों में मैं अपनी बात रख सकता हूँ। अगर हमने प्रेस एक्ट की बात पहले कर ली तो मैं आगे जो कानून प्रेस को दबाने के लिए बने, बहुत सारे कानून बने, लेकिन मैं उसके जो मेजर कानून है उनमें 4-5 का आपको जिक्र कर देता हूं ताकि इसको बार बार बीच में फिर नहीं लाना पड़ेगा। उसके बाद से प्रेस एक्ट ऑफ 1835, इसको मेटकाफ एक्ट कहते हैं। तो प्रेस एक्ट ऑफ 1835 बना, जिसके तहत बहुत सारे पाबंदियां अखबारों के ऊपर लगती थी। उसके बाद वर्नैकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, 1878 में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, इसको आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए अच्छी तरह। ये वर्नैकुलर प्रेस एक्ट क्यों? क्योंकि अंग्रेजी अखबारों से अंग्रेजों का कुछ बिगड़ता नहीं था। अंग्रेजी अखबार जो भी निकलते रहते वो हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग थे ही। उस वक्त मुश्किल से बहुत ही 1% से भी कम लोग हैं वो अंग्रेजी जानने वाले लोग थे। इसलिए अंग्रेजी अखबारों से बहुत खतरा अंग्रेजों को नहीं था। खतरा था वर्नैकुलर प्रेस। मैंने वर्नैकुलर जब हम बात करते हैं आजकल, तो वर्नैकुलर असल में एक अपमानजनक शब्द बन गया है, क्योंकि आजकल हम प्रॉपरली अंग्रेज लोग इंडियन लैंग्वेजेस को वर्नैकुलर कहते हैं। हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं, बंगला, हिंदी, पंजाबी, उर्दू वगैरह तमाम भाषाएं, उनको वो वर्नैकुलर कहते थे। वो अपनी अंग्रेजी भाषा को समझते थे कि दी भाषा, और ये जो है वर्नैकुलर माने जो एक छोटे दर्जे की भाषा है। लेकिन इसलिए उसके लिए उन्होंने, आजकल कोई भी भारतीय भाषाओं के लिए वर्नैकुलर शब्द इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग इंडियन लैंग्वेज कहते हैं साफ तौर पर। जैसे दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस, वैसे दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस के बराबर हमारे भी लैंग्वेजेस। तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 में बना, और उसके बाद से न्यूज़पेपर एक्ट 1908 में बना, और 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट। तो ये कुछ कानून थे, इनके अलावा और बहुत सारे कानून थे। उसी में एक कानून सेडिशन एक्ट 124A, उसको भी प्रेस के ऊपर लागू किया जाता था, पाबंदियां लगाने के लिए उसको। उसी 124A ने जो आज भी चलता है, और जो कन्हैया कुमार के ऊपर भी लगाया है, आपका ही छात्र नेता है, और तमाम दूसरे लोगों के ऊपर भी आज भी लगता है। उस 124A में 1898 में 153A वो नई धारा जोड़ी गई। एक बात और आप समझ लीजिए, ये सारे कानून 124A हो या 153A हो, ये सारे कानून अंग्रेजों के बनाए हुए हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों मुल्कों में आज भी चालू है। मैंने बहुत सारे कानून वो 1800 एक्ट में, 1861 में इसमें पहली बार कुछ कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, और वो कानून आज तक जो है खत्म नहीं किए गए तीनों मुल्कों। 153A के तहत जो पाकिस्तान में और ज्यादा सख्त बना दिया गया है, उसको ईशिंदा का कानून कह के पाकिस्तान में, कि किसी ने कुरान की बेइज्जती कर दी, सीधे फांसी दी जाती, सीधे फांसी दी जाती है। आसिया का केस बहुत आपने सुना होगा, जिसके कारण से पंजाब के गवर्नर की भी हत्या हुई, शाहबाज खान मिनिस्टर की भी हत्या हुई, और तहसील के गवर्नर फैज अहमद फैज के भांजे थे, उनकी भी हत्या हुई, जो पंजाब के गवर्नर। वो क्योंकि 153A, तो वो 153A आज भी हिंदुस्तान में लगता है। हमारे ही पंजाबी के शायर सुरजीत जज हिंदुस्तान छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको 153A के अंदर पकड़ा गया था, गिरफ्तार किया गया था। ये आप समझ लीजिए कि अंग्रेजों के जमाने में और आज के जमाने में कितना फर्क है। मैंने कानून
का जो हमेशा कहा जाता है कि कानून का राज होना चाहिए, तो अंग्रेजों ने भी अपने हिसाब से कानून का राज दिया, लेकिन आज भी कानून का राज है। तो दैट मीन्स कि कानून कैसे है, असल में इसका जनता से सीधा ताल्लुक कि क्या कानून जनता के हित में है, मजदूर किसान के हित में है, या उनको दबाने के लिए है। तो 3 खेती कानून जिसके लिए किसान पिछले 1 साल से इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, जिसको काले कानून कहा जाता है। अंग्रेजों के जमाने में भी जलियांवाले वाले बाग के वक्त में जो कानून थे, तो उसको भी काला कानून, काले कानून कहा जाता है। तो दैट मीन्स कि कानून कोई भी सरकार लागू करे, वो अंग्रेजों की हो, हमारी अपनी हो, जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कानूनों के ऊपर निर्भर करता है कि कानून जनता के हक में बनते हैं या कानून जनता के खिलाफ बनते हैं। अगर आज हमारी सरकार, जिसको कहते हैं देशी सरकार, मान लीजिए हमारे हिंदुस्तानियों की सरकार, तो हिंदुस्तानियों की सरकार अंग्रेज छोड़कर चले गए, लेकिन ढांचा जो छोड़ के गए, उसी ढांचे को हमारे ही सरकारों ने अपना रखा, उस ढांचे को तोड़ा ना, उन कानूनों को खत्म नहीं किया। बनता यह था कि जब 1947 में, जब 1950 में नया संविधान बना था, तो उस नए संविधान के तहत जितने अंग्रेजों के बनाए कानून थे, उन सबको एक सिरे से खत्म कर दिया जाता, तभी हम सही मायने में आजाद होते। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हिंदुस्तान की थी, उसमें इन सारे कानूनों की चर्चा भी हुई। 124 कानून जिसके अंदर महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक सबके ऊपर लगते रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा हुई है। खुद पंडित नेहरू चाहते थे कि ये कानून खत्म होना चाहिए। आज भी बार बार अखबारों के संपादकीय इसी बात को लिखते हैं कि ये 124 कानून खत्म क्यों नहीं होता। आज भी जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अभी 10-15 दिन पहले ये कहा है कि आज तक कानून की किताब में 124 कानून देशद्रोह का कानून है क्यों? क्योंकि देशद्रोह का कानून अंग्रेजों ने अपने खिलाफ जो भी कुछ जनता की कार्रवाई होती थी या आजादी का संग्राम होता था, उसको देशद्रोह मानते हुए 124 का कानून बनाया था। खुद अंग्रेजों ने अपने मुल्क में यह कानून खत्म कर दिया, इंग्लैंड में यह कानून है नहीं, तो अभी हमारे जैसे मुल्क ये कानून क्यों रखे? तो जाहिर है कि जनता को दबाने के लिए रखे, मैंने अखबारों को भी दबाने के लिए रखे। आज भी अखबारों के ऊपर 124 के ऊपर ये दबाने के कानून लगते हैं। तो ये कानूनों की बात तो मैंने इतनी ही आपसे की। अब मैं आपसे बात करता हूं कि पूरे नेशनल, एक तरीके से वो फ्रीडम स्ट्रगल और नेशनल प्रेस, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि नेशनल प्रेस कौन सा, मैंने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान 2 ही तरह का हम प्रेस मानते ना, एक नेशनल प्रेस, राष्ट्रवादी प्रेस, मैंने जो जनता के हित में या आजादी के हित में लिखने वाले अखबार थे, और जो अंग्रेजों के हित में लिखने वाले अखबार थे। मैंने जो पंजाब का लाहौर से सिविल एंड मिलिट्री गजट निकलता था, पहले वो 1866 में शायद लाहौर से एक दूसरे नाम से निकला था, लाहौर गजट या समथिंग, तो वही बाद में सिविल एंड मिलिट्री गजट छप। मैंने अंग्रेजों के जमाने में सिविल एंड मिलिट्री गजट भी छपता था और ट्रिब्यून भी छपता। तो ट्रिब्यून को हम समझते थे कि ये नेशनल प्रेस है, और सिविल एंड मिलिट्री गजट को हम समझते थे कि ये अंग्रेजों का अखबार था, वो अंग्रेजों का सरकारी अखबार। लेकिन तो उस लिहाज से मैं आपको 2-3 राउंड में ये बात बताऊंगा कि फिर कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ। तो 1821 मैंने, जिसको हम फिर कह सकते हैं कि नेशनल प्रेस की प्रॉपर शुरुआत कैसे होती, तो राजा राममोहन राय, उन्होंने 4 जबानों में बात निकाली। पर्शियन में फारसी में निकाला मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी निकाला उन्होंने बंगला में, बंगदूत उनका शायद अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। 4 जबानों में राजा राममोहन राय ने अखबार निकाला। तो रियल सेंस में मैंने, जैसे साईनाथ ये कह के गए, साईनाथ खुद एक बड़े पत्रकार हैं, वो द हिंदू के रूरल अफेयर्स के एडिटर रहे हैं, आजकल भी उनका वो पीपल्स
एक्शन फॉर रिसर्च, रूरल रिसर्च चलता है, तो उसमें उनका मानना ये था कि राजा राममोहन राय से असल में नेशनल प्रेस की शुरुआत हुई। उसके बाद हम देखें तो 1822 में, और वो अखबार आज भी चल रहा है, गुजराती में मुंबई से मुंबई समाचार, इसके 200 साल पूरे हो गए। ये अखबार आज भी चल रहा है, मैंने 200 साल से चल रहा है। उसी वक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाली में द बंगाली अखबार निकाला, और वो बंगाली अखबार के ऊपर लिखने की वजह से उनको इम्प्रिजन भी किया गया, कैद भी किया गया। और उसके बाद से अगर हम हिंदी की तरफ आते हैं तो हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तंड, ये 30 मई 1826 कलकत्ता से, कलकत्ता उन दोनों केंद्र था, आजकल कोलकाता हो गया है, तो वो केंद्र था क्योंकि राजधानी थी। 1911 तक हिंदुस्तान की राजधानी कलकत्ता ही रहे, तो इसलिए सब कुछ, पूरी एजुकेशन की डेवलपमेंट भी और मीडिया की डेवलपमेंट भी, सब कुछ जो है सबसे ज्यादा कलकत्ता में ही डेवलप। तो उदंत मार्तंड अखबार जो है सिर्फ 1927 तक चला, योगेश शुक्ल इसके एडिटर थे, और 1845 में शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार बनारस से निकाला, तो ये भी नेशनलिस्ट प्रेस ही था। और पहला हिंदी दैनिक डेली जो निकला है वो भी कलकत्ता से निकला 1854 में, 1854 में, समाचार सुधा वर्ष। तो उसके बाद से मैं आपको, क्योंकि उर्दू के पैर में आज़ादी और ये हिंदी उर्दू अखबार की चर्चा कर चुका हूँ, इनको मैं ना दोहराते हुए तो आगे चल के एक चीज 1780 से 1857 का मैंने एक पहला दौर एक तरीके से रखा है, या ईस्ट इंडिया कंपनी तक के राज का। ईस्ट इंडिया कंपनी तक का राज जो है वो 1858 का है, तो 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में महारानी विक्टोरिया के उसमें डायरेक्ट रूल जो है वो अपने हाथ में ले लिया था, तो इसलिए वो पहला दौर 1858 तक का है। उसमें एक इंटरेस्टिंग फिगर ये है कि 1780 से 1857 के बीच 35 पब्लिकेशन पूरे हिंदुस्तान में, कुल 35 प्रकाशन तमाम जबानों में, जितनी भी जबानों में है। लेकिन 1857 के गदर के या स्वतंत्रता संग्राम के खत्म होने तक सिर्फ 6 प्रकाशन बचे, 35 में से सिर्फ 6 बचे, माने बाकी सब जो है वो दबा दिए गए थे, बंद करवा दिए गए थे, जेलों में बंद करके, या जैसे मिर्जा बाकर को तोप से उड़ा दिया था, तो इस तरीके से खत्म कर दिया। अब उसके बाद से हम देखते हैं सेकंड, तो सेकंड राउंड हम देखते हैं कि 1858 से 1947 तक का राउंड है, क्योंकि डायरेक्ट ब्रिटिश रूल का राउंड है। तो इसमें हम जब देखते हैं तो इसमें 1878 में द हिंदू, आज जो बहुत प्रसिद्ध अखबार, द हिंदू अखबार छपना शुरू हुए। 1881 में वो लाहौर से द ट्रिब्यून शुरू हो गए थे, और ये पहले नेशनल प्रेस है एक तरीके से कहना चाहिए। हिंदू अखबार के बारे में और ट्रिब्यून दोनों के मिला के मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा कि भगत सिंह को फांसी हुई 23 मार्च। हिंदू में और ट्रिब्यून में अगर आप ध्यान से देखते होंगे तो 100 ईयर ओल्ड न्यूज छपती है, 50 ईयर ओल्ड न्यूज भी छपती है। हिंदू में 50 ईयर और 100 ईयर दोनों एक एक छपती है, ट्रिब्यून में कभी 100 साल पुरानी, कभी 50 साल पुरानी, ऐसे छपती है। तो ट्रिब्यून में एक बार मुझे कोट करके दिल्ली की एक पत्रकार ने, तृप्तिनाथ ने, खबर लगा दी कि ट्रिब्यून वाज द फर्स्ट पेपर जिसने भगत सिंह की फांसी की खबर छापी थी। तो भगत सिंह की फांसी की खबर ट्रिब्यून में 25 मार्च को छपी थी, 23 मार्च शाम को 7 बजे फांसी हुई, और खबर
अखबारों को चूंकि नहीं दी गई थी और ये कहा गया था उसके फांसी के ऑर्डर में कि 23 मार्च शाम को फांसी दी जाएगी और 24 को इसकी खबर जानी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार हिंदू में मैंने 100 साल पुरानी एक खबर छपी 24 मार्च को। मुझे बड़ी दिलचस्पी हुई कि उसमें भगत सिंह की फांसी की खबर थी। तो 24 मार्च वाली जो क्लिपिंग थी वो भगत सिंह की फांसी वाली क्लिपिंग छपी। तो मैं काफी हैरान हुआ। मैंने कहा ट्रिब्यून जो कि लाहौर का उसमें 25 मार्च को खबर छपती है, तो 24 मार्च को हिंदू में जो मद्रास से निकलता था उसमें कैसे छप गई? तो मैंने हिंदू के एडिटर को खत लिखा और उनका एक रीडर्स एडिटर रहता, तो रीडर्स एडिटर को भी वो खत गया। तो बड़ा दिलचस्प तरीका हुआ कि हिंदू अखबार के एडिटर्स को भी ये बात बहुत दिलचस्प लगी। उन्होंने पूरे फिर खोजबीन की, तो पूरी खोजबीन करके पाया कि 1931 में हिंदू अभी तक इवनिंग पेपर के रूप में और ट्रिब्यून जो है वो सिर्फ मॉर्निंग पेपर के रूप में निकलता। तो उन्होंने रीडर्स एडिटर में बकायदा मुझे कोट करके ये लिखा कि आपकी बात सही है, लेकिन हमने ये पाया क्योंकि हिंदू इवनिंग पेपर के तौर पर निकलता था और 24 को शाम को फांसी हुई जिसकी हमें खबर हो गई, तो इसलिए हिंदू में 24 मार्च को शाम को ये खबर छप गई और हिंदुस्तान के बाकी अखबारों में ये खबर सिर्फ 25 मार्च को ही छप। तो ये मैंने चूंकि ट्रिब्यून तो ये पहले पत्र थे, लेकिन उसमें उस वक्त जो सबसे जिसको कहना चाहिए कि द मोस्ट रेडिकल नेशनलिस्ट पेपर जो थे वो बाल गंगाधर तिलक ने निकाला। तो बाल गंगाधर तिलक जिनको अंग्रेजों ने या शायद हमारे हिंदुस्तानियों ने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट नाम से याद किया, मैंने उनको ये पदवी दी है, ही वाज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो उस पे 1881 में उन्होंने मराठी में निकाला केसरी और अंग्रेजी में निकाला मराठा। तो ये दो अखबार बाल गंगाधर तिलक ने निकाले और तिलक के ऊपर कितने मुकदमे चले कि 1897 में पुणे में प्लेग फैली थी और बहुत ही जालिम अंग्रेज डीसी रैंड था, उसकी रैंड की चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी थी। तो वो बने तिलक ने चापेकर बंधुओं के हक में भी और वो सब लिखा था और उनके ऊपर मुकदमा चला था और उनको 1.5 साल की उस वक्त कैद थी। बाद में 1908 में फिर उनके ऊपर मुकदमा चला था और उनका मुकदमा लड़ा था जिन्ना ने, जिसको आज के हक में इतनी गाली देते हैं और जिसको ये कहते हैं, लेकिन तिलक का वो दोस्त, दोनों महाराष्ट्र में रहते और जिन्ना ने मुकदमा लड़ा था, लेकिन उस मुकदमे में भी 6 साल की कैद में थे। और उस वक्त लेनिन ने मैंने बाद में तिलक के लिए वहां पे अभिनंदन किया था, तिलक के हक में लिखा था अपने प्रावदा अखबार में या वहां के रूस के अखबार में। तो इस तरीके से पूरी दुनिया आपस में, आज का तो वक्त ही ऐसा है कि एक क्षण में पूरी दुनिया कहीं से कहीं पहुंच जाती है, लेकिन आप सोचिए कि उन दिनों में भी दुनिया कैसे जुड़ी हुई थी। 25 मार्च को ट्रिब्यून में तो खबर छपी ही छपी थी, न्यूयॉर्क के अखबार में भी भगत सिंह की फांसी की खबर छपी थी। और मैं आज क्योंकि मेरा वो विषय नहीं है, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, वो मेरी एक किताब आने वाली है, द पिक्टोरियल बायोग्राफी ऑफ भगत सिंह। दुनिया भर के अखबारों में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, दुनिया भर के अखबारों में भगत सिंह की खबरें छपती थी। असेंबली में बम फेंकने की भी, तमाम दूसरी खबरें भी, उन सब की क्लिपिंग ये आज के इंटरनेट ने आसान कर दिया है उनको कलेक्ट करना।
तो मैंने ऐसी बहुत सारी क्लिपिंग्स कलेक्ट की हुई हैं जो मैं उस पिक्टोरियल बायोग्राफी ऑफ भगत सिंह में जब आएगी तो उसमें कम से कम ये सारे क्लिपिंग्स की फोटो मैं डालूंगा दुनिया के अखबारों में जो भगत सिंह को लेके छपती रही। तो ये मैंने ये इसका जो तिलक के बारे में बात करने के साथ साथ सुरेंद्र बनर्जी का मैंने बता दिया था, बंगाली 1883 में निकला था, उसके ऊपर उनको कैद भी हुई थी। हिंदू ट्रिब्यून के बाद गोपाल कृष्ण गोखले का अखबार मराठी में सुधारक निकला था। 2 धाराएं थी स्वतंत्रता संग्राम में, एक तिलक की धारा थी, एक गोखले की धारा थी, जिसको नरमदली धारा कहते हैं कांग्रेस की। और गांधी जी गोखले के चेले, गांधी जी को जो किसी ने बनाया था गांधी, तो वो गोखले ने बनाया, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही बनाया था, उनके प्रभाव में ही उनका सारा बना था। और उसके बाद दादा भाई नारोजी ने भी एक अखबार अपनी भाषा में निकाला था, वॉइस ऑफ इंडिया भी उन्होंने निकाला था। दादा भाई नारोजी वो शख्स थे जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट के मेंबर थे, इंडियन मेंबर इंग्लैंड की पार्लियामेंट थे दादा भाई नारोजी। और 1906 के वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे। 1906 में जो कांग्रेस नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था, उसके भी चेयरमैन और प्रेसिडेंट दादा भाई नारोजी थे। तो उस वक्त ब्रिटिश के पार्लियामेंट का मेंबर बनना और इधर हिंदुस्तान में भी उसमें रहना, ये साथ साथ चलता था। और पंजाब में लाला लाजपत राय ने उर्दू में अखबार निकाला वंदे मातरम, और अंग्रेजी में वीकली निकाली द पीपल, ये पंजाब के उसमें निकला। और अरबिंदो घोष ने बंगाल में कलकत्ता में वंदे मातरम ही निकाला, वो अंग्रेजी में निकाला। तो मैंने बाद में जब वो पुडुचेरी वगैरह चले गए, लेकिन उससे पहले वो क्रांतिकारी आंदोलन में थे, उस क्रांतिकारी आंदोलन में वंदे मातरम, ये अब मैं बताऊंगा आगे कि इस पूरे नेशनलिस्ट प्रेस में भी 2 धाराएं, एक जस्ट नेशनलिस्ट जिसमें पूरी गांधीयन आप उसको कह सकते हो, लेकिन एक इसके अंदर रेवोल्यूशनरी धारा, क्रांतिकारी धारा भी थी, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन वो मिली जुली, दोनों धाराएं मिली जुली हैं, वो ऐसा आप पानी और दूध की तरह अलग नहीं कर सकते उसको। तो मैंने वो ऐसे मिली हुई धाराएं हैं। और उसके बाद से फिरोज शाह मेहता ने 1910 में बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार निकाला। बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार की हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस, ये वो अखबार है जिसके 1919 के जलियांवाला बाग कांड के वक्त में बीजी हॉर्निमन एडिटर, अंग्रेजों की ऐसी की तैसी जलियांवाला बाग कांड को लेके बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार लिखी थी। और बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार के बीजी हॉर्निमन एडिटर को भगा दिया गया था हिंदुस्तान से, उनको मजबूर कर दिया गया था जलियांवाला बाग पे इतना सख्त शब्द लिखने के लिए, उनको इंग्लैंड में भेज दिया गया था। तो इस तरीके से ये वाला इसका। उसके बाद से हमारे जितने नेशनल लीडर बने, पॉलिटिकल फ्रीडम मूवमेंट, नेशनल लीडर होना, नेशनलिस्ट होना, उसके साथ जर्नलिस्ट होना, दोनों जुड़े हुए, दोनों जुड़े हुए। महात्मा गांधी जिसका आप इतना बड़ा नाम समझते हो और पूरा सब जो छाप होता है उनके नाम का, जर्नलिज्म उनका मेन वो था। मैंने जब साउथ अफ्रीका में थे, वहां भी उन्होंने इंडियन ओपिनियन अखबार निकाली थी। यहाँ पे हिंदुस्तान में यंग इंडिया अंग्रेजी में, हरिजन गुजराती में, नवजीवन हिंदी में, 3 अखबार उन्होंने निकाले जिसमें यंग इंडिया में उनकी और क्रांतिकारियों की बहस हुई। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखा द कल्ट ऑफ बॉम्ब, जब वायसराय की रेलगाड़ी के ऊपर 23 दिसंबर 1929 को बम गिराया गया, बच गया था भक्ति चंद बोहरा ने और यशपाल वगैरह ने, वो बम गिराया था दिल्ली के पास। तो उस वक्त गांधी जी ने अपना कल्ट ऑफ बॉम्ब,
उसके जवाब में भक्ति चरण वोहरा, दुर्गा भाभी के पति, जो भगत सिंह के बहुत करीबी साथियों में से एक थे, जो भगत सिंह के कारण ही शहीद हुए, क्योंकि 28 मई 1930 को भगत सिंह को छुड़ाने के लिए जो बम बनाए गए थे, उसी का प्रयोग करते हुए रावी नदी के तट पे वो बम उनके हाथ में फट गया था और उसी में वो 28 मई 30 को शहीद हो गए थे। तो उस दिन भक्ति चरण वोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ बम नाम से, बम का दर्शन नाम से जवाब लिखा। गांधी जी ने शायद वो छापा था अपने यंग इंडिया में, तो वो छापा उन्होंने। मदन मोहन मालवीय ने, ये जो हिंदुस्तान टाइम्स अखबार जिसकी इतनी चर्चा होती, ये अखबार 1924 में मदन मोहन मालवीय ने निकाला था। इसका जो हिंदी एडिशन है हिंदुस्तान, ये काले कांकर के एक राजा थे, इन्होंने निकाला था हिंदी। उसके बाद में वो निकाला। मदन मोहन मालवीय के परिवार से ही अभ्युदय अखबार, जो कि क्रांतिकारी विचारों का अखबार था, इलाहाबाद से निकलता था, उनके भतीजे पद्मकांत मालवीय ने, पद्मकांत मालवीय ने अभ्युदय निकाला था। पद्मकांत मालवीय जेलों में रहते थे, उसके बाद से कमलकांत मालवीय उनके पुत्र एडिटर हो जाते थे, कई बार वो भी जेलों में रहते थे, तो बिना एडिटर के नाम के ही अभ्युदय निकलता था। अभ्युदय का 8 मई 1931 का अंक भगत सिंह के ऊपर था। 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह की शहादत हुई, तो 8 मई 31 का जो अंक निकला वो बैन कर दिया। उस बैन अंक को, उस पाबंदीशुदा अंक को नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया ने खुद अपने से दोबारा अभी 10-15 साल पहले छापा था। बाद में मैंने उसको, अभ्युदय वाले उस अंक को, अभ्युदय ने कहा था कि इसका दूसरा अंक भी, मैंने भगत सिंह का दूसरा अंक, एक अंक काफी नहीं है, और अंक निकलेगा, लेकिन उसका अभ्युदय का दूसरा अंक कभी निकल ही नहीं पाया। शायद एक अंक की पाबंदी के बाद शायद उसके ऊपर काफी ज्यादा सख्ती हो गई थी। तो क्रांतिवीर भगत सिंह, अभ्युदय और भविष्य, ये एक मेरी किताब है, 500 पन्ने की मोटी किताब। उस किताब में मैंने अभ्युदय के उस बैन अंक को शामिल किया। क्रांतिवीर भगत सिंह नाम की छोटी पुस्तिका एक सत्य भक्त थे, उन्होंने लिखी। सत्य भक्त जो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के बनाने वालों में से एक थे 1924 में, तो उन्होंने भगत सिंह की जीवनी लिखी थी छोटी सी, और वो जीवनी मैंने उसमें शामिल की, अभ्युदय को वो अंक शामिल किया। भविष्य, मैंने भविष्य एक दूसरा अखबार था पाक्षिक, जो इलाहाबाद से निकलता, उसके एडिटर लाहौर के रामरख सिंह सहगल। तो रामरख सिंह सहगल भविष्य पत्रिका निकालते थे इलाहाबाद से, उनके ही उससे दूसरी पत्रिकाएं निकलती थी। आप चांद का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि चांद का फांसी अंक मशहूर है। नवंबर 1928 में चांद का फांसी अंक निकला था, जिसमें भगत सिंह के लिखे हुए कोई 30-35 लेख हैं। तो वो लेखों को चांद के फांसी अंक में जब छपा गया, तो वो अंक जब्त हुआ। तो वो बने भविष्य, चांद, एक तो और पत्रिका, ये रामरख सिंह सहगल। तो भविष्य में क्या हुआ था कि भविष्य ने भगत सिंह की फांसी के बाद सारा कुछ छपा, उसमें भगत सिंह के मुकदमे की एक एक तफसील पन्नों दर पन्ने छपते थे। आज अदालत में क्या हुआ, आज अदालत में क्या हुआ, उधर ट्रिब्यून में छपता था, उधर भविष्य में छपता था, उधर प्रताप में छपता था, उधर बंगाल के अमृतजार पत्रिका में छपता था। इतनी जगह भगत सिंह के मुकदमे की कार्रवाई छपती थी, लफ्ज बलफ्ज। तो वो सारी चीजें, तब भविष्य ने क्या किया भगत सिंह की फांसी के बाद, जितेंद्रनाथ सान्याल, जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में बरी हो गए थे, मैंने 3 ही लोग बरी हुए थे भगत सिंह के साथियों में। एक अजय घोष बरी हुए थे, एक जितेंद्रनाथ सान्याल बरी हुए थे, एक देशराज बरी हुए थे। बाकी सबको 3 को फांसी हुई, और कुछ लोगों को उम्र कैद हुई, कुछ लोगों को 7 साल कैद हुई, कुछ लोगों को 5 साल, बाकी सारे इतने लोगों को। तो जितेंद्रनाथ सान्याल जो बरी हो गए थे, उन्होंने भगत सिंह की जीवनी उसी वक्त, मैंने जेल से बाहर आते ही अपनी उनकी जीवनी लिखनी शुरू कर दी।
वो अंग्रेजी में लिख रहे थे जीवनी, लेकिन भविष्य में वो लड़ीवार छप रहे थे। उसके करीब 5-6 कड़ियां छप गई थी। उससे अंग्रेज इतना विचलित। 1931 में मेरे पास उस किताब की कॉपी है जितेंद्रनाथ सान्याल ने 1931 की सबसे पहली भविष्य की सबसे अच्छी जीवनियों में से एक जितेंद्रनाथ सान्याल का, जो उनके साथियों में थे। तो वो जीवनी इलाहाबाद से 1931 में छपी थी। अंग्रेजी में वो बैन हुई, लेकिन भविष्य में भी जो उसकी 6 कड़ियां प्रकाशित हुई, तो भविष्य को भी अरेस्ट किया गया, राम लक्ष्मण सहगल को, जितेंद्रनाथ सान्याल को, लिखने वाले को, और उसके चलते 2 साल की कैद जितेंद्रनाथ सान्याल, जो लाहौर मुकदमे से बरी हो गए थे, भगत सिंह की जीवनी लिखने के लिए उनको 2 साल की कैद। और रामराज सिंह सहगल को भी कैद हुई और उसके ऊपर बहुत सारा जुर्माना लगा, दंड वगैरह लगा। तो वो क्रांतिवीर भगत सिंह ने, वो मैंने तीनों ऐतिहासिक दस्तावेज इकट्ठे करके छापे हैं। मेरे पास भविष्य की फाइलें कहीं मिल नहीं रही, लेकिन भविष्य की फाइलें, ये भी देखिए कैसे समाज में ये सब होता है। अलीगढ़ में एक फ्रीडम फाइटर थे, उनके बेटे अखबारों में कहीं मेरा पढ़ते पढ़ते रहते थे भगत सिंह के ऊपर। तो उन्होंने जेएनयू में मुझे खत लिखा कि आप अलीगढ़ आए, मेरे पिताजी ऐसे फ्रीडम फाइटर थे, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाता रहता था, तो मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में गया, उनसे बुला के मिला। वो मुझे अपने घर ले गए, जैसे दुकानदारों की, सेठों की बइयां होती हैं लाल, उसमें बंधी हुई। उसमें उन्होंने 1931 के, जब उनके पिता फ्रीडम फाइटर रहे होंगे और उनके पिता खरीदते होंगे वो भविष्य, वो करीब 6 महीने की फाइलें 80 साल बाद या 70-75 साल बाद भी उन्होंने ऐसे संभाल के रखी थी। आज पता नहीं वो निरंजन दास जीवित हैं या नहीं। वही मुझे भगत सिंह का जो हेडमास्टर वाला गांव था शादीपुर, 60 किलोमीटर दूर अलीगढ़ से, वो दिखाने ले गए। तो उन्होंने, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे इसकी फाइलों में भगत सिंह के मुकदमे की कार्रवाई सब छपी हुई थी, तो मैं उसको फोटोस्टैट करवा के आपको वापस कर दूंगा। उन्होंने मुझे मना करना। उन्होंने अपने, मैंने कहा जी मैं नहीं करूंगा, मैं आपको दूंगा, अपने पैसे से सब करवा, जितना भी उनका खर्चा हुआ, 100-200 प्रिंट खराब भी थे, महंगे भी होते हैं, इस तरह से वो मुझे उन्होंने करवा के, लेकिन मुझसे नहीं पैसे। जब एक किताब छपी थी तब मैंने उनको बुलाया था, तो ये किताब मैंने उनको समर्पण में मिली, ये किताब उनको समर्पित। तो उसमें पूरी भविष्य की फाइलें नहीं, अधूरी फाइलें, तो उन अधूरी फाइलों से ही जितनी सामग्री मिली थी उसको करके उसमें शामिल। तो इस तरीके से, तो मैंने ये इतिहास जो है, ये जिसको कहते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, ये पत्रकारों ने जितनी कुर्बानियां फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, मैं कह रहा हूं कि आज के पत्रकार उसके बरक्कस कुछ कुर्बानी नहीं दे सकते। आज के पत्रकारों को भी अरेस्ट किया जाता है, आज के पत्रकारों को भी कई बार मार डाला जाता है, लेकिन सरकारी तौर पे जितने जुल्म फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान पत्रकारों से, उतने जुल्म इमरजेंसी में या इमरजेंसी के बाद, ये आज जिसको फाशिस्ट सरकार कहा जाता है, इसके अंदर भी पत्रकारों के ऊपर उतने जुल्म नहीं होते, इतना जुल्म नहीं होता जितना उस वक्त होता। तो वो मैंने, अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि पंजाब में ही, क्योंकि उर्दू मुख्य जबान थी, पंजाबी थोड़ी थी, हिंदी का पंजाब में कुछ ज्यादा उस वक्त नहीं था। तो महाशय कृष्ण ने प्रताप अखबार निकाला उर्दू, और महाशय खुशहाल चंद ने मिलाप निकाला, और इनको ही, इनके ही बेटे वीरेंद्र थे, महाशय कृष्णचंद्र के बेटे। तो वो वीरेंद्र जो भगत सिंह के साथ जेल में रहे थे, और वे इनकलाबी दिन किताब उनकी लिखी हुई है पूरे भगत सिंह के ऊपर। तो वो वीरेंद्र फिर इसके एडिटर वीर प्रताप के, आजकल वीर प्रताप नाम से जलंधर से वो निकलता है, शायद उसके बेटे चंद्र, क्या नाम है उनका, चंद्रमोहन शायद उसके एडिटर हैं। वो केएमयू कॉलेज जो है, वो दोबा कॉलेज, वो उनके ही प्रबंध में, तो वो निकाला। लेकिन महाशय
खुशहाल चंद के बेटे जो थे यश, यश वो इंसान थे जो 10 साल की उम्र में भगत सिंह द्वारा बनाई गई नौजवान भारत सभा के साथ साथ एक बाल भारत सभा भी बनाई थी भगत सिंह। उसमें बच्चे थे, तो उसमें ये 10 साल 8-10 साल के बच्चे यश उनमें शामिल थे, जो बाद में हिंदी मिलाप के एडिटर या उर्दू मिलाप के एडिटर है। रणबीर दिल्ली में रहे उनके भाई। तो ये इस तरीके से बने, ये चलता था उन दिनों। तो अब जो इसका क्रांतिकारी पक्ष है उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूं। मैंने अभ्युदय और भविष्य की चर्चा मैंने आपसे थोड़ी कर दी, लेकिन गदर पार्टी ने, आप जानते हैं गदर पार्टी तो अमेरिका में बनी, तो हिंदुस्तान में तो बनी नहीं, सैन फ्रांसिस्को में बनी। तो गदर पार्टी ने अपना पहला जो अखबार निकाला, वैसे विदेशों में बहुत अखबार निकले, मैं यहाँ सबकी चर्चा नहीं करूंगा, स्वदेश सेवक भी निकलता था बाहर कनाडा वगैरह से, और भी बहुत सारे अखबार विदेशों से निकले। लेकिन गदर पार्टी का अखबार गदर 1 नवंबर 1913 को इसका पहला अंक सैन फ्रांसिस्को से निकला, और इसके बहुत सारे अंक निकलते रहे, और इसके पूरे अंकों की फाइलें अभी तक पूरी मिलती नहीं। गदर आर्काइव्स है बर्कले कैंपस में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। मैं भी वहां गया हूँ, हरीशपुरी ने काम किया है। उस गदर आर्काइव के अंदर इसके गदर के भी बहुत सारे अंक पड़े हैं, और उस वक्त जो निकलते थे उनके भी बहुत सारे अखबारों के अंक वहां पे पड़े हुए। तो उसमें गदर नाम से बाद में उसमें जितनी कविताएं छपती थी उनको गदर की गूंज संग्रह में 3-4 संग्रह गदर की गूंज के निकाले गए। बाद में पंजाबी यूनिवर्सिटी से ही एडिट करके 500 पन्ने से बड़ी किताब गदर की कविताओं की, उसमें गदर में छपी हुई कविताओं की इसमें शामिल। तो गदर जो अखबार निकलता था वो एक जुबान में नहीं निकलता, वो पंजाबी में, उर्दू में, यहाँ तक कि गुजराती में, हिंदी में, कई जुबानों में निकलता था, लेकिन कंटिन्यू ज्यादातर वो उसमें पंजाबी में किया। उसके ज्यादा जो अंक मिलते हैं वो पंजाबी वाले मिलते हैं। और वही अखबार बाद में हिंदुस्तान गदर नाम से भी निकलता रहा। लाला हरदयाल पहले उसके संपादक रहे, उसके बाद से फिर रामचंद्र पिशौरी उसके संपादक हुए थे। और इन्हीं गदर पार्टी के लोगों जो हिंदुस्तान लौट आए, 1915 वाला गदर फेल हो गया, लेकिन वो गदर पार्टी की भावना तो उनमें बाकी थी। तो 1926 में भाई संतोख सिंह धरदेव उन्होंने कीर्ति अखबार निकाला। तो कीर्ति जो है ये अमृतसर से पंजाबी में निकलता था और मेरठ से उर्दू में निकलता था। कीर्ति की उर्दू की फाइलें आज तक उपलब्ध नहीं हुई हैं, मैंने है कहीं, लेकिन उनका अभी तक, लेकिन कीर्ति की पंजाबी की फाइलें देशभक्त यादगार हाल जालंधर में उपलब्ध है। तो उस कीर्ति अखबार में भगत सिंह ने काम किया। संतोख सिंह धरदेव की जवान उम्र में ही मृत्यु हो गई थी, तो बाद में सोहन सिंह जोश उसके एडिटर बने। तो उस सोहन सिंह जोश के एडिटर के वक्त में भगत सिंह ने कीर्ति में कुछ समय तक काम भी किया, और उनके जो भगत सिंह के बहुत महत्वपूर्ण लेख हैं, मजहब अते साड़ी आजादी दी जाए, फिरकू दंगे थे उन्होंने इलाज, अछूत समस्या, ये सारे लेख पंजाबी में और शायद उर्दू में भी ये कीर्ति में छपे। तो कीर्ति कुछ साल तक निकलता रहा, बाद में कीर्ति फिर बंद हो गया था। हिंदी संदेश एक इंद्र विद्या वाचस्पति नाम के सज्जन निकालते थे दिल्ली से। 1933 के हिंदी संदेश में अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में इसको वाइंड अप करता हूँ। तो हिंदी संदेश में भगत सिंह का जो सबसे पहला लेख था पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या, जो उन्होंने 16 साल की उम्र में 1923 में आप लोगों को, विद्यार्थियों को सीखना, एक विद्यार्थी के तौर पे उसने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया। उस कंपटीशन में उसको 50 रुपए का प्रथम पुरस्कार
पहला पुरस्कार मिला था उसमें इस लेख के ऊपर, उस वक्त के 50 रुपए आज के 5,000 के बराबर। तो 1923 का वो लेख उनकी शहादत के बाद 1933 में हिंदी संदेश में इंद्र विद्या वाचस्पति ने छापा था। तो मैंने चांद की बात मैंने कर ली और अभ्युदय की बात भी कर ली, तो मैं खाली अंत में 2-3 चीजें कहूंगा कि भगत सिंह ने पत्रकार के रूप में या पत्रकारिता को क्या क्या योगदान दिया। तो मैंने कीर्ति अखबार में उन्होंने काम किया जो पंजाबी और उर्दू में निकलता। प्रताप अखबार में उन्होंने काम किया कानपुर में विनय शंकर विद्यार्थी के साथ। दिल्ली के वीर अर्जुन अखबार में ये वो काम करते रहे। जिन अखबारों में काम उन्होंने नहीं किया वो एक था महारथी, दिल्ली से निकलता था, उसमें उनका कुका विद्रोह और भाई राम सिंह पे लेख छपा। मतवाला अखबार निकलता था हिंदी का कलकत्ता से, उसमें 24 और 25 में उनके 2 लेख छपे जब वो 17 साल के थे, एक विश्व प्रेम और एक युवक। तो वो मैंने इस तरीके से ये जो कहना चाहिए, प्रेमचंद ने जो हिंदी के इतने महान लेख हैं उनके भी जो 4-5 पत्रिकाएं थी, हंस, जागरण, माधुरी, इन सब में उन्होंने अपने राष्ट्रीय आंदोलन को वाणी दी। यशपाल जो भगत सिंह के साथ उन्होंने विप्लव निकाला 1938 में, उसके बाद से उसको बैन किया तो विप्लवी ट्रैक्ट निकाला, तो वो 1949 तक वो बागी उसका संस्करण उर्दू में निकला, उसका एक आजाद अंक निकला था, उसका एक मई डे अंक निकला था। तो इस तरीके से ये हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन, तो इसमें इतने कुकाओं का अखबार सतयुग, अब इसको 100 साल से ज्यादा पूरे आज भी वो, तो वो मैंने भैनी साहब से सतयुग पंजाबी में, उसमें भगत सिंह के बारे में उस वक्त भी छपता था, वो उस वक्त के उन्होंने रिकॉर्ड मुझे भेजे हैं। तो ऐसा है कि स्वतंत्रता संग्राम में, फ्रीडम स्ट्रगल में, आजादी के संघर्ष में भारत के प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है, भारत के पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका है, और उन्होंने भी वैसी ही कुर्बानियां दी हैं जितने दूसरे लोगों ने भी उसमें अपनी कुर्बानियां दी। उनकी जायदादें जब थी, रामरख सिंह सहगल की जायदादें तक जब सबकी हो गई थी और वापस उनको नहीं दी, कैसे मिर्जा महमूद बकर को तोप से पकड़ के उड़ाया गया, जैसे 1866 में कुकाओं को उड़ाया गया था तोप से पकड़ के मेरे पक्का में। तो ये सारा कुछ जो है ना, तो हमें इसको कहना चाहिए कि जब हम भारत के आजादी संग्राम पे नजर डालें तो उसको अच्छी तरह से फैक्चुअल तरीके से एक इतिहास के रूप में नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के रूप में नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो कहानियां बनती हैं, जो सब चीजें बनती हैं, उससे मुक्ति पाइए, उससे कोई असर मत लीजिए उसका, खुद इतिहास देखिए कि इतिहास में क्या क्या है। और भगत सिंह ने इतिहास को इतिहास की तरह देखा था और उसमें पत्रकारिता में भी उन्होंने उसको इतिहास के रूप में रखा था। इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, टाइम शायद मैंने जरूरत से ज्यादा ले लिया है, तो इसलिए आप आगे अपनी शुक्रिया। मेरे को ਹੁਣ ਉਹ शब्द नहीं है जिन्हों के नाल मैं सर का धन्यवाद कर सका। सर ने हिस्टोरिकली एक तरह नाल जड़ा उस दौर की पूरी पत्रकारिता नूं रिकनस्ट्रक्ट किया। एक तो बहुत सरप्राइजिंग है कि किवें उन्हां नूं सारियां डेट्स तो लैके समाचार पत्रां दे नाम तो लैके एडिटर्स दे नाम तो लैके जर्नलिस्ट दे नाम तो लैके रेवोल्यूशनरी दे नाम तो लैके उन्हां नूं सारा किवें मूंह ज़बानी याद है। और सब तो वड्डी गल कि सिर्फ ये
ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ, ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮਾਡਲ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹੋਈਏ, ਬਟ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦਾ 15 ਅਗਸਤ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਡੀਨ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ स्टूडेंट्स, हाँ जी धन्यवाद जी। सत्कारयोग प्रिंसीपल साहब, अज दे एक्सपर्ट स्पीकर प्रोफैसर चमन लाल जी, वाइस प्रिंसीपल मैडम शैलेंद्रा सिद्धू, डॉक्टर गुरदीप सिंह जी, अते मेरे अध्यापक साथियों ते प्यारे बच्चों, डॉक्टर साहब ने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दस के पत्रकारिता का की इतिहास रहा, साडे स्वतंत्रता संग्राम दौरान आज़ादी घुलाटियां ने किस तरह इस मीडिया नूं यूज करके लोगों को जागृत किया, बड़े डिटेल दे विच जानकारी दी है। प्रैस नूं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ गिणिया जाता है। प्रैस है जिहड़ी सरकार ते लोकां विचकार कड़ी का काम करती है। पुराने समय तो लैके अज तक असीं देखदे हां कि प्रैस है जिहड़ी कुछ को गिणवे चिणवे लोकां दे हत्थां दे विच टूल बन के रही है। अज भी असीं देखदे हां कि किन्ने संघर्ष चल रहे ने, प्रैस उन्हां नूं कवर करन दी बजाय सरकार दी चमचागिरी करदियां ने। इसे करके नवीं टर्म गोदी मीडिया जो सरकारां दी गोदी च बैठी है वो आजाद हो रही है। किसानी संघर्ष दौरान अपने विचारां नूं प्रगट करन लई प्रैस की महत्ता नूं समझदे हुए ट्राली टाइम्स उत्थों जाके उन्होंने अखबार शुरू करिया कि किस तरह लोगों नाल लिंक बनाए जा सकते हैं। मैं प्रोफैसर चमन लाल जी का दोबारा फिर धन्यवाद करता, कॉलेज मैनेजमेंट वालों, प्रिंसीपल साहब वालों, जिन्हों ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ते अज साडे बच्चों नूं, साडे अध्यापक साथियों नूं जागरूक किया ते बहुत डिटेल दे विच जानकारी दी। दोबारा मैं फिर सारे जिन्हों ने ऑनलाइन अटेंड करिया, इत्थे बह के विचार सुने, सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद।